नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 24 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs करेंगे। MCQs में हम लोग टोटल इसके पहले दिन के करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का देखने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है ना, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि दीपक बागला, ठीक है, क्या नाम है, दीपक बागला, जो एम में यानी कि AIM में मिशन निदेशक के रूप में शामिल हो गए। ठीक है, दीपक बागला को नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन यानी कि AIM का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। वे जो है पहले इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO थी। उसके बाद जान लीजिए कि एम एक प्रमुख पहल है, मतलब अटल नवाचार मिशन का एक पहल है जो भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए जो एम का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षित पहलों के माध्यम से प्रभाव को बढ़ाना, ये हो जाएगा। अनुरूप लक्षित पहलों के माध्यम से प्रभाव को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2788 को अपना लिया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने प्रस्ताव 2788 को अपनाया। इस प्रस्ताव को सभी 15 सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना लिया। इसका जो उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना। उसके बाद जान लीजिए कि प्रस्ताव है संख्या 2788 शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं या समायोजन के तरीकों को सिफारिश करने में UNSC की भूमिका की पुष्टि करता है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत और नेपाल के बीच 5 HICDP, ठीक है, परियोजनाओं के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय के साथ 5 उच्च प्रस्ताव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कुल अनुमानित लागत कितना, इसमें देखिए कुल अनुमानित लागत कितना है, तो 390 मिलियन नेपाली रुपया। क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में ये किया गया, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए भारतीय अनुदान सहायता के अंतर्गत ये परियोजनाएं लाया गया है। नेपाल में स्थानीय प्राधिकरणों और नगर पालिकाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि यूपी कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दे दिया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर अगर वह महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति ही स्टाम्प शुल्क में छूट के पात्र थी और अधिकतम 10,000 की छूट इसमें मिलती थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वामित्व, वित्तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ाना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि वित्त वर्ष 25, ठीक है, 2025 RBI का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्शा रहा है। देखिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है ना, वो 67% पर है, जो वित्त वर्ष 2024 में 64.2% पर था। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। पहला जो RBI इंडेक्स कब जारी किया गया था, तो 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था इसमें। और इस समग्र सूचकांक में बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक सेवाएं और पेंशन से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय नौसेना दिल्ली में जहाज निर्माण सेमिनार का आयोजन करेगी। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर करेगी, तो दिल्ली में। देखिए, भारतीय नौसेना नई दिल्ली में एक दिवसीय जहाज निर्माण संगोष्ठी, ठीक है, क्या नाम है, संगोष्ठी, इसका आयोजन कर रही है। इसका विषय क्या रखा गया है, तो जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना। उद्देश्य क्या है इसका, तो देखिए जहाज निर्माण में नीतिगत मुद्दों पर सुसंगत, प्रगति उन्मुख चर्चाओं को बढ़ावा देना, ये सब हो जाएगा। और वैश्विक जहाज निर्माण में भविष्य की तकनीकों का अन्वेषण करना, ये सब होगा। और विश्व स्तरीय जहाज बनाने में भारतीय शिपयार्डों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान भी करना है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि दिल्ली सरकार जो है वो ओलंपिक पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देगी। देखिए, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कारों में बढ़ोतरी किया है। इसने पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कारों की राशि को मौजूदा 3 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है। ठीक है, और ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं के लिए वर्ग A सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत की साइबर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत जो है वो NCX 2025 शुरू किया।
तो देखिए भारत NCX 2025, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का जो आधिकारिक उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। यह जो अभ्यास है वो साइबर सुरक्षा और घटना प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत की साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना। उसके बाद क्या है कि चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया। देखिए चीनी शोधकर्ताओं ने गन्ने, ठीक है, या चुकंदर का उपयोग किए बिना ही मेथेनॉल को सफेद चीनी यानी कि सुक्रोज में बदलने की एक विधि को विकसित कर लिया है। और इस नवाचार में इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली एक जो कि प्रयोगशाला आधारित एंजाइमेटिक विधि का उपयोग किया गया है। इसमें इस प्रक्रिया में प्रयुक्त मेथेनॉल औद्योगिक अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत के एथलीटों के लिए क्या कर सकती है। तो हमारे देश की खेल यात्रा में पहली बार हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साक्ष्य आधारित चिकित्सा को खिलाड़ियों के विकास के केंद्र में ला रहे हैं। और इस नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो 2001 का स्थान ले लेगी। यह जो है भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति और 2036 के ओलंपिक खेलों में एक प्रबल दावेदार के रूप में शामिल करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। उसके बाद क्या है कि मतदान के अधिकार की जो कानूनी स्थिति क्या है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता की जांच कर रहा है, जिससे मतदान के अधिकार के कानूनी स्थिति का सवाल उठ रहा है इस पर। उसके बाद जान लीजिए कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत ने लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा या फिर संपत्ति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया है। और संविधान का जो अनुच्छेद 326 जो है वो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, कितना आर्टिकल के तहत? ये 326 आर्टिकल के तहत ये देता है। उसके बाद क्या है कि यूएस सदन ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया, जिससे अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्टेबल आइकॉन के लिए पहली संघीय ढांचा तैयार हो गया। और स्टेबल आइकॉन ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्राएं हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? तो स्थिर मूल्य बनाए रखना होता है और आमतौर पर इन्हें अमेरिकी डॉलर जैसी फिएट मुद्राओं से जोड़कर अब इस जीनियस अधिनियम के तहत संघीय रूप से विनियमित किया जाएगा और अमेरिकी कानूनों के तहत इसकी निगरानी और लेखा परीक्षण की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि कवक जो है कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी अनानास। देखिए भारतीय शोधकर्ताओं ने आनुवांशिक रूप से उन्नत एक ऐसा अनानास विकसित किया है जो कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। ये जो लक्षित रोग फ्यूसीसेरियोसिस है, जो अनानास की फसलों में होने वाला एक विनाशकारी कवक का संक्रमण है। यह जो शोध है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले बोस संस्थान के द्वारा किया गया था। इस वैज्ञानिक प्रगति में इस एक स्थानीय जीन जिसे SERC3 कहा जाता है और इसकी पहचान जो है उसकी अति अभिव्यक्ति शामिल था इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि सतत विकास के लिए जंगल बढ़ाने में बुलडोजर का उपयोग नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने सतत विकास की आवश्यकताओं पर जोर दिया है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जंगलों को साफ करने हेतु बुलडोजर के उपयोग के खिलाफ सलाह दिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ तेलंगाना के कांचा गच्चीबावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि संरक्षण में सिंथेटिक जीव विज्ञान पर बहस। देखिए वैश्विक जैव विविधता, आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रही है। और ऐसे में प्रस्ताव 133 पर 225 IUCN कांग्रेस की बहस ने संरक्षण विज्ञान में सिंथेटिक जीव विज्ञान की भूमिका को भी अधिक ध्यान में लगा दिया है। सिंथेटिक जीव विज्ञान इंजीनियरिंग का उपयोग करके नई जैविक संस्थानों के डिजाइन और निर्माण या मौजूदा जैविक प्रणालियों के पुनः डिजाइन को संदर्भित करता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता और रंगमंच के दिग्गज रतन थेयम का 77 वर्ष की आयु में निधन। देखिए विश्व स्तर पर प्रशंसित रंगमंच अभिव्यक्त रतन थेयम का निधन हो गया है। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी थे। वे संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष और फेलो के रूप में कार्यरत थे और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें मणिपुर सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है।
देखिए, भारत में पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। देश में जो पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से प्राप्त हुआ था और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया है। और आकाशवाणी का जो आदर्श वाक्य क्या है, तो जन हिताय बहुजन सुखाय है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि सुहानी शाह ने जीता ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार। देखिए, राजस्थान की एक मानसिक विशेषज्ञ सुहानी शाह ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीता है। यह जो पुरस्कार है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटी मैजिक्स के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे जादू का ऑस्कर भी कहा जाता है। और यह जो कार्यक्रम है वो इटली के टोरिनो में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? टोरिनो में। और उन्होंने ऑनलाइन प्रदर्शन श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह यह प्रतिष्ठित वैश्विक जादूगर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। तो झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। और इस पहल की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। यह बार्सिलोना स्थित गावा संग्रहालय ऑफ माइंस के उनके दौरे से प्रेरित है, जहाँ नवपाषाण काल के खनन अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। और कोल इंडिया की सहायता कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद यहाँ पे कहा कि श्रीलंका के वास्काडोवा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। भारत ने श्रीलंका के वास्काडोवा श्री सुभूति विहार में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। और यह जो कदम श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक की भूमिका का स्मरण कराता है। और कलिंग युद्ध के बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा अपने नैतिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। और यह जो है भारत और एशिया में धर्म की स्थापना व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि फारूक इंजीनियर क्लाइव लॉयड को ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टैंड देकर सम्मानित किया गया। देखिए, फारूक इंजीनियर जो कि भारत के हैं और क्लाइव लॉयड जो कि वेस्ट इंडीज के हैं को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में उनके नाम पर स्टैंड बनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के द्वारा किया गया है। और फारूक इंजीनियर 1968 से और 1976 तक लंकाशायर के लिए खेले थे। उन्होंने 1970 और 1975 के बीच लंकाशायर को 4 बार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या कि डॉक्टर BRC की ऐतिहासिक पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ठीक है, नई दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर BRC क्लिनिक होम 500 से अधिक क्लिनिकों का एक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ सहयोग किया। मुख्य आकर्षक यहाँ पे देखिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का विमोचन था। उसके बाद क्या है कि संसद ने समुद्री कानून के आधुनिकीकरण के लिए बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 का पारित किया है। देखिए, संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह जो विधेयक है शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी संरचना को अद्यतन और सरल बनाने का प्रयास करता है। और यह औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 का स्थान लेगा। बिल ऑफ लैंडिंग जो एक ऐसा दस्तावेज है जो मालवाहक के द्वारा भेजने वाले को जारी किया जाता है, जिसमें माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और दावे का विवरण होता है। उसके बाद क्या कि वीनस विलियम्स दूसरी सबसे उम्रदराज WTA विजेता बन गई है। देखिए, 45 वर्ष वीनस विलियम्स ने DC ओपन में एकल टेनिस में विजयी वापस की और उन्होंने पीटन स्टर्न्स का हराया है। और यह उनकी एक 819वीं WTA एकल जीत थी। ठीक है, और इस जीत के साथ वीनस WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला भी बन गई है। करने वाली सबसे उम्रदराज महिला मार्टिना नवरातिलोवा है, जिन्होंने 2004 से 47 वर्ष की आयु में विंबलडन में मैच जीता था। वीनस 7 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले दिन के करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQs देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पाई सन्निकटन दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरी पंचायत ऐप को डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए WSIS यानी कि विशिष्ट चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह जो विशिष्ट पुरस्कार है वो किस श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था? तो देखिए, ये जो पुरस्कार है वो सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी उम्र के जो मस्तिष्क स्वास्थ्य ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु में डैश में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है।
तो देखिए तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन एक का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि LIC ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बीमा सखी योजना के लिए समझौता ज्ञापन कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था? तो देखिए गोवा में हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2025 में भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए 1.7% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 में एक मुफ्त नियमितीकरण योजना शुरू किया है? तो देखिए पुडुचेरी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में फिर से शामिल होने जा रही है। गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो देखिए कब? तो अक्टूबर 2018 में बनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार की पहल के तहत पूर्वोत्तर में 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक का नाम किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो ये नागालैंड विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़चिरौली जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा कितने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा? तो 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2018 से 21 के लिए भारत स्काउट्स और गाइड्स पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने व्यक्तियों को पुरस्कार प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो देखिए 16 व्यक्तियों को दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक नीति में मुख्यमंत्री फेलो को प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है, ये बताना है। तो देखिए IIT बॉम्बे के साथ सहयोग कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संस्थान ने युवाओं को क्रिएटर्स अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ भागीदारी किया है? तो ये हो जाएगा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2018 के बाद से EPFO ने सबसे अधिक सदस्य वृद्धि किस महीने में दर्ज की है? तो देखिए मई 2025 में दर्ज की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक विश्व शतरंज कप की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे दिया? तो देखिए ये अनुच्छेद 67 ये के तहत इस्तीफा दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा भारतीय राज्य सभी मतदान केंद्रों में 1200 से कम मतदाताओं को सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बिहार राज्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए साहसी, ठीक है, यानी कि SASCI योजना शुरू की है। तो बताना कि पर्यटन से संबंधित साहसी योजना का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा राज्य पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आम दिवस भारत में किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत 22 जुलाई को राष्ट्र ध्वज दिवस मनाता है, जो 1947 में ध्वज को अपनाने का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए भारतीय राष्ट्र ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो देखिए पिंगली वेंकैया ने किया था। तो बस इतना ही था फ्रेंड। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।